हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज हम लेखपाल की जो जॉब प्रोफाइल है कि इसके कार्य क्या होते हैं, इसकी सैलरी कितनी मिलती है, इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है, प्रमोशन कितने वर्षों में होता है, कार्य क्या होते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल रहता है विद्यार्थियों का कि आखिर सैलरी के अलावा इनको एक्स्ट्रा में कितना मिल जाता है। आप लोग समझ गए होंगे कि एक्स्ट्रा में विद्यार्थी क्या चाहते हैं। तो क्या मिल जाता है एक्स्ट्रा में, कितना मिल जाता है, तो हम पूरी जो जॉब प्रोफाइल है वो यहाँ पर देखने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर परीक्षा आपकी बिल्कुल नज़दीक है, तो आप लोग एकदम तैयारी में लगे होंगे बिना किसी रुकावट के, ठीक है। और आप लोगों को पहले से ही बेस्ट ऑफ लक है कि आप लोग परीक्षा में जो है ज़रूर सफल हो। तो चलिए बात करते हैं लेखपाल के जॉब प्रोफाइल की। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके वेतन की कि जो लेखपाल अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको जो वेतन है वो कितना मिलता है। तो देखिए, लेखपाल की जो जॉब है ये 2000 ग्रेड पे की जॉब है, ठीक है। 2000 ग्रेड पे की ये आपकी जॉब रहती है। तो इसमें आपकी जो सैलरी रहती है वो 21,700 के समथिंग जो सैलरी है वो रहती है। हम 21,000 मान के चल रहे हैं, ठीक है। 21,000 जो आपकी सैलरी है वो रहती है। फिर इसमें एक्स्ट्रा जो आपके अलाउंसेस हैं, भत्ते हैं, वो सारी चीज़ें जुड़ती हैं। और लेखपाल को एक्स्ट्रा में जो साइकिल भत्ता होता है वो भी मिलता है। तो सारे जो भत्ते जोड़ने के बाद जो लेखपाल की सैलरी इन हैंड बन जाती है वो लगभग 25 से 26,000 के लगभग जो सैलरी है वो बन जाती है, सारे भत्ते जोड़ने के बाद। और आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो भत्ते हैं वो बढ़ भी गए हैं, अलाउंसेस बढ़ भी गया है। तो 25-26,000 जो आपकी सैलरी है वो आपके हाथ में मिल जाएगी, ठीक है। सारे भत्ते, सारी चीज़ें जोड़ने के बाद। और साइकिल का तो आपको बता ही दिया कि एक्स्ट्रा में आपको साइकिल का जो भत्ता है वो मिलता है। अब बात करते हैं ट्रेनिंग की कि आप जब लेखपाल में सिलेक्ट हो जाएंगे तो फिर इसकी जो ट्रेनिंग है वो कहाँ होगी, क्योंकि अभी तक आप एक साधारण से विद्यार्थी थे और अब आप एक नौकरी में आ गए। लेकिन विद्यार्थी थे तब आप जीएस पढ़ रहे थे, रीजनिंग पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, मैथ पढ़ रहे थे। लेकिन जब आप लेखपाल बन जाएंगे तो वहाँ के कार्य तो अलग होंगे, आपको वहाँ के कार्य तो समझ में नहीं आएंगे, तो फिर आपको सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए जो ट्रेनिंग है वो होती है। और हर एक विभाग में आपके, जिस भी विभाग में आप सिलेक्ट होते हैं, किसी भी जॉब में आप सिलेक्ट हो तो सभी में ट्रेनिंग होती है। आप सभी अच्छे से जानते हैं, चाहे आप आईएएस में सिलेक्ट हो तो आईएएस की ट्रेनिंग होती है, पीसीएस में सिलेक्ट हो तो पीसीएस में। तो वैसे ही जब आप लेखपाल में सिलेक्ट होते हैं तो इसकी भी ट्रेनिंग होती है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जब ट्रेनिंग हो जाएगी तब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, बल्कि इसमें आपको या तो पहले आपकी ट्रेनिंग करवा दी जाएगी और साथ साथ आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, या फिर आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है और आप कार्य जो है लगातार सीखते रहते हैं और फिर बीच में ही इसकी जो ट्रेनिंग है वो दे दी जाती है, ठीक है। कुछ इसमें ऐसा अलग नहीं होता है कि पहले ट्रेनिंग हो जाएगी तभी आपको ज्वाइनिंग वगैरह दी जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइनिंग दे दी जाती है और फिर साथ साथ जो ट्रेनिंग है वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि ट्रेनिंग जो है वो कितना समय होता है, क्योंकि विद्यार्थियों को रहता है ना कि ट्रेनिंग कितने दिन की होगी, क्या होगा ट्रेनिंग में। तो देखिए, ट्रेनिंग जो आपकी होती है वो 1 साल की होती है। ट्रेनिंग 1 से 1.5 साल मान सकते हैं, कम से कम आपका जो 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड है वो रहता है। और ट्रेनिंग आपकी लेगा कौन, आपको सिखाएगा कौन, बताएगा कौन। तो देखिए, या तो कानूनगो रहेगा या फिर जो सीनियर लेखपाल रहते हैं वो लोग सारी चीज़ें आपको ट्रेनिंग में सिखाते हैं। बेसिकली ट्रेनिंग में होता क्या है कि जो लेखपाल के कार्य होते हैं, कैसे क्या करना है, वही सारी चीज़ें जो है आपको ट्रेनिंग में समझाई जाती हैं। बाकी एक्स्ट्रा वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और आपकी जो क्लासेस जैसे चलती हैं वैसे ही वहाँ ट्रेनिंग में 3-4 घंटे ये डेली का रूटीन टाइप का आपका रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो या तो आपका जो ट्रेनिंग है वो कानून को लेगा, या फिर जो सीनियर लेखपाल होंगे वो आपकी जो ट्रेनिंग है वो लेंगे, ठीक है। और ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे तो फिर आपकी जो परीक्षा है वो होगी। और जो ट्रेनिंग में जितनी भी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं उस परीक्षा में आपसे वही पूछा जाएगा। तो आपको वो परीक्षा जो है पास करना ज़रूरी है। और अगर आप फेल कर गए तो फिर आपको दूसरा मौका मिलेगा। लेकिन अगर दोबारा फेल कर गए तो फिर आपको तीसरा मौका मिलेगा। और अगर तिबारा में भी फेल कर गए तो फिर आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो समझ गए होंगे आप। मतलब कि ट्रेनिंग ऐसा नहीं है कि बहुत हल्के में लेना है। ट्रेनिंग को आप
मतलब जैसे अभी आप पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, वैसे ही ट्रेनिंग में आप अपना ध्यान से सारी चीज़ें करिए, बाकी उसमें पेपर जो होगा उसको अच्छे से पास कर लीजिए। इसीलिए आपको उसमें 3 जो मौके हैं वो दिए जाते हैं, और अगर आप तीनों मौक़ों में फ़ेल हो जाते हैं तो फिर आपको नौकरी से बाहर कर दिया जाता है। हालाँकि ऐसा होता बहुत ही कम है कि कोई विद्यार्थी जो है वो ट्रेनिंग का जो पेपर है वो पास ना कर पाए, है ना? क्योंकि जब आप इतनी कड़ी मेहनत करके ये सारी चीज़ें करके पास होके गए तो फिर वो तो ऐसा ही है, ठीक है? तो ज़्यादातर क्या, सारे विद्यार्थी ट्रेनिंग में जो है पास हो जाते हैं, ठीक है? मतलब जो पेपर होता है पास हो जाते हैं, बहुत ही कम होते हैं विद्यार्थी, बहुत ही कम क्या, ना के बराबर कोई नहीं होता है जो फेल हो, ठीक है? इसीलिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं कि अगर कुछ हुआ भी, एक में अगर आपसे गड़बड़ी हो गई तो दूसरे में आप पास कर ही लेंगे, दूसरे में फेल हुए तो तीसरे में तो कर ही लेंगे, ठीक है? तो इसीलिए आपको 3 चांस दिए जाते हैं, और ट्रेनिंग में साधारण सी चीज़ें आपको जो सिखाई जाती हैं तो आप आराम से सीख लेते हैं, इसीलिए 1 साल की जो ट्रेनिंग है वो होती है। अब बात करते हैं प्रमोशन की, कि इसमें जो प्रमोशन है वो आपको कैसे मिलेगा। तो देखिए, अगर प्रमोशन की बात करें तो आप एज अ लेखपाल जो है ज्वाइन करेंगे, तो लेखपाल आप ज्वाइन किए, फिर इसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो कब होगा, कितने समय में होगा। तो लेखपाल के बाद जो प्रमोशन होता है वो कानूनगो में होता है, ठीक है? इसके बाद आप बनेंगे कानूनगो। कानूनगो आप, प्रमोशन आपका कानूनगो में होगा। इसके ऊपर आप जो है नायब तहसीलदार जो है वो बनेंगे, ठीक है? नायब तहसीलदार, और इसके बाद तहसीलदार, ठीक है? इसके बाद आप तहसीलदार बनेंगे। इसके बाद आपका जो प्रमोशन है वो एसडीएम में होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ही कम ऐसे विद्यार्थी हैं, बहुत ही कम, जो नायब तहसीलदार के बाद तहसीलदार बनते हैं। नायब तहसीलदार तक तो आपका जो प्रमोशन है वो आराम से हो जाता है, लगभग कहेंगे कि सभी का जो नायब तहसीलदार तक है वो हो जाएगा। लेकिन तहसीलदार कुछ ही जो विद्यार्थी हैं वो बन पाते हैं, और एसडीएम तक तो ना के बराबर ही है कि कोई बन पाता हो, ठीक है? क्योंकि तब तक आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंच जाते हैं। तो आप जो प्रमोशन के थ्रू लेखपाल के बाद कानूनगो बन जाएंगे, कानूनगो के बाद आप नायब तहसीलदार तक बन जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ तक पहुँचना तो फिक्स है, और बहुत ही कम जो विद्यार्थी हैं वो तहसीलदार तक पहुँच पाते हैं, ठीक? और एसडीएम की तो बात छोड़ ही दीजिए, ठीक है? वो प्रमोशन उसमें रहता है इसलिए आपको बता दिया, लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं एसडीएम तक, ठीक है? नायब तहसीलदार तक आप फिक्स है कि पहुंच जाएंगे। इसके बाद अगर बात करें पोस्टिंग की, कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपने देखा होगा कि 2015 में जब वैकेंसी आई थी तब तो आप जिले वाइज आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म फिल किया था तो वहाँ आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन अब तो ओवरऑल पूरे यूपी का एक ही उसमें मांगा गया है, तो आपको जो जो आपकी ज्वाइनिंग है वो कहाँ होगी, पोस्टिंग आपको कहाँ मिलेगी। तो देखिए, गृह जनपद आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जो है गृह जनपद आपका मिल जाता है। मान लीजिए आप प्रयागराज से हैं तो आपको अपना प्रयागराज मिल जाएगा, आप कानपुर नगर से हैं तो आपको अपना कानपुर नगर मिल जाएगा, कानपुर देहात से हैं कानपुर देहात मिल जाएगा, या जिस भी शहर से हैं आप, लखनऊ से हैं लखनऊ मिल जाएगा। लेकिन आपका जो गृह का ब्लॉक होगा, ठीक है, वो ब्लॉक आपको नहीं दिया जाएगा, दूसरा ब्लॉक दे दिया जाएगा। एक डिस्ट्रिक्ट में जैसे कि 3 ब्लॉक होते हैं, कहीं 4 होते हैं, हो सकता है बड़ा डिस्ट्रिक्ट हो तो 6 ब्लॉक हों, तो आपको अपना जो ब्लॉक है वो नहीं दिया जाएगा, बल्कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो दूसरे ब्लॉक हैं वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? तो ये रही बात पोस्टिंग की। तो आपका गृह जो जनपद है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन ब्लॉक नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर आप और उम्मीद लगाएंगे कि शायद आपको अपना गाँव ही मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? ब्लॉक नहीं मिलता है आपको, अपना दूसरा ब्लॉक मिल जाएगा आपके ही जनपद में। अब बात करते हैं काम की, कि काम मतलब कार्य, ठीक है? कि लेखपाल को कार्य आखिर क्या क्या करने होते हैं। तो लेखपाल के कार्य की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि लेखपाल गांव से जुड़ा हुआ रहता है ना? गांव के लोगों से उसका संपर्क बना रहता है, तो और सरकार का तो आदमी रहता ही है, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं रहती हैं वो गांव के हर आदमी तक पहुंचाना, उनको जानकारी हो, सारी चीज़ें, ये काम जो है लेखपाल, सचिव, ये सब मतलब सबका मिल के रहता है। तो लेखपाल का काम भी यही रहता है कि सभी जो सरकारी योजनाएं हैं उनको आम जनता तक पहुंचाए, उनके पास तक जानकारी हो, सारी चीज़ें, उसमें लेखपाल का जो लेखपाल भी इंक्लूड रहता है इन सारी चीज़ों में, ठीक है? तो लेखपाल का काम ये भी रहता है। इसके साथ जो मेन काम है लेखपाल के, जैसे कि जाति बनाना, निवास बनाना, आय प्रमाण पत्र आपका बनाना, इसके साथ जो खसरा खतौनी है इनके काम भी करना होता है, ये सब बनाने का काम जो है लेखपाल का रहता है। तो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ पर बता दी गई हैं कि लेखपाल को सैलरी कितनी मिलती है,
लेखपाल का ट्रेनिंग कितने दिन तक होता है, कहाँ होता है, हाँ कहाँ होता है ट्रेनिंग, ये थोड़ा मिस हो गया है। तो ट्रेनिंग आपकी जहाँ ज्वाइनिंग होगी तो उसी जनपद में ही कोई बड़ा भवन होगा, सरकारी भवन, कोई सरकारी बिल्डिंग होगी, सरकारी स्कूल होगा, तो वहाँ पर आपकी जो ट्रेनिंग वगैरह है वो करवाई जाती है। तो ट्रेनिंग बता दी, प्रमोशन कैसे क्या होता है सारी चीज़ें बता दी, काम क्या क्या होते हैं वो सारी चीज़ें बता दी। अब मेन पॉइंट है कि ऊपरी कितना मिल जाता है। तो देखिए, जो ऊपरी की बात की जाए तो आपकी जो सैलरी वगैरह बनती है तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप जाति बनाते हैं, आय बनाते हैं, निवास बनाते हैं, तो प्रति जो कागज़ होता है ना, प्रति कागज़ आपको 5 रुपये दिया जाता है एक्स्ट्रा में, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप पशु गणना करते हैं, कृषि की गणना करते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो पैसा है वो मिलता है। तो ये कहेंगे कि ऊपरी पैसा है जो आपको मिलता है, तो ये आपकी सैलरी में ऐड हो जाता है, ये अलग से मिलता है, ये भत्तों में शामिल नहीं रहता, ठीक है। तो ये हो गई ऊपरी कमाई। अब इसके ऊपर की जो कमाई आप पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम में भ्रष्टाचार ना हो, बल्कि फेयर तरीके से एग्ज़ाम हो जाए, फेयर तरीके से सिलेक्शन हो, वैसे ही मैं ये बोलूँगा कि आप जब सिलेक्ट हों तो फेयर तरीके से काम भी करें, क्योंकि आप एक जनता का काम करने जा रहे हैं। आप देखते हैं कि गांव के लोग बेचारे कितने मतलब कहेंगे कि उनको जानकारी नहीं होती है चीज़ों की, और आपको ही उन तक ये योजनाएं पहुंचानी है, उनका जो फ़ायदा है वो करवाना है, उनकी हेल्प करनी है, तो इसके लिए आप सिलेक्ट होके जा रहे हैं। तो उनसे पैसा उगाना और ये सारी चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो जितना ऊपरी सरकार दे सकती थी, जितनी सैलरी दे सकती थी, आप उतना करिए, ईमानदारी से काम करिए, ठीक है। बाकी जिनको ऊपरी करना है तो उनके लिए तो 1 लाख भी कम है, 1.5 लाख भी कम है, और खूब कमाते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ऊपरी नहीं लेते, बहुत से लोग लेते हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको यही सलाह दूंगा कि जिस प्रकार से आप फेयर एग्ज़ाम का डिमांड करते हैं, फेयर एग्ज़ाम का सिलेक्शन का सोचते हैं, वैसे ही आप फेयर काम करें, ठीक है। आम जनता को परेशान बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके माता पिता के जैसे ही रहते हैं लोग, है ना, गांव से आते हैं, तो आप उनकी भावना को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू। जो लेखपाल की जॉब प्रोफाइल थी वो आपको यहाँ पर बता दी गई है। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।